हेलो क्राइम पेट्रोल फैंस। तो आज फिर से मैं एक क्राइम पेट्रोल के बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते, डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। एपिसोड का स्टार्ट इस तरह से होता है कि एक गोल्डन कपड़ों में, एक गोल्डन शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए, गोल्डन सैंडल पहने हुए एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की किसी बार सॉर्ट ऑफ जगह पे बैठी होती है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने ब्लैक कलर का हुडी पहना होता है। वो चेक या पेपर पे कुछ लिखता है और लड़की के सामने रख देता है और उसके सामने बैठ जाता है। लड़की कहती है, आप तो बहुत उतावले हैं, एक आध ड्रिंक ही पी लें। वो कुछ बोलता नहीं और वापस अपने रूम में चला जाए। जब गोल्डन शॉर्ट स्कर्ट वाली लड़की के पास आदमी हुडी वाला आके बैठता है तो कहती है, मेरा नाम मोनिका है। इसी दौरान में ये दिखाया जाता है कि बैकग्राउंड में एक और सोसाइटी गर्ल टाइप लड़की उनको काफ़ी नोटिस कर रही होती है और थोड़ी सी जेलस भी दिख रही होती है। तकरीबन 10 मिनट के बाद लड़की भी उसके कमरे में चली जाती है। जब लड़की कमरे में जाने के लिए होटल रिसेप्शन पे जाती है तो रूम नंबर बताती है कि मुझे वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिसेप्शनिस्ट फ़ोन पे कंफर्म करके उसको रूम में जाने की इजाज़त दे देती है। जब रास्ते में वो जा रही होती है तो एक मिस्टीरियस सा वेटर, मिस्टीरियस तो नहीं, नोज़ी कह सकते हैं, एक नोज़ी सा वेटर भी उसको वहाँ पे जाते हुए देख रहा होता है। लड़की जैसे ही रूम को नॉक करती है, बेल बजाती है इनफैक्ट, वैसे ही कोई दरवाज़ा खोलता है और उसको उसके नेकलेस से हल्का सा खींच के अंदर कर लेता है। उसके बाद से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जो रिसेप्शनिस्ट लड़की होती है वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा रही होती है, तो जो दूसरा उसकी जगह पे रिसेप्शनिस्ट मौजूद होता है उसको वो बाय कर रही होती है। इन द मीन टाइम वो बंदा उससे पूछता है कि रूम नंबर 203 में फ़लाँ बंदा ठहरा हुआ है ना? वो कहती है हाँ, और उसको मिलने एक फ़ीमेल भी आई थी। तो वो कहता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट सीन ये दिखाया जाता है कि रूम के बाहर जाके वो दरवाज़ा नॉक कर रहा है लेकिन कोई खोल नहीं रहा। एक हाउसकीपर भी मिलती है, वो भी कहती है कि मैं सुबह सफाई करने के लिए आई हूँ लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। और वो वेटर जो छुप-छुप के उस लड़की को देख रहा था अंदर जाते हुए, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। अब पता चलता है कि उसका नाम बंटी है, क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट उसको बंटी के नाम से बुला के, या मैनेजर जो भी वो होता है उसको बंटी के नाम से बुला के कहता है कि बंटी तुम दरवाज़ा खोलने में मेरी हेल्प करो। वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो ये तो नहीं दिखाया जाता कि किसकी डेथ हुई, लेकिन बस चीख सुनाई देती है, यानी कि तीनों लोग जो हैं वो डर के चीखते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन आता है और फिर क्या है, मेरे फेवरेट संजीव त्यागी इंस्पेक्टर के सूरत में दिखाई देते हैं। अब ये दिन है 26 अगस्त 2016 का। फीमेल पुलिस आके केस के बारे में डिस्कस करती है। संजीव त्यागी सीसीटीवी फुटेज देखने की तरफ ध्यान देता है। इनफैक्ट संजीव त्यागी सीसीटीवी फुटेज पे ही ज़्यादा गौर कर रहा होता है। सीसीटीवी फुटेज में वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक तो वो आदमी का चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा होता, दूसरा वो आदमी आता है उस होटल में, रूम बुक करवाता है, वहाँ जाता है, थोड़ी देर के बाद बाहर बार में आता है, वहाँ पे वो औरत उसको मिलती है गोल्डन कपड़ों वाली, और उसके बाद वो दोबारा रूम में चल जाता है। 10 मिनट के बाद वो लड़की या औरत उसके कमरे में जाती है और उसके बाद सुबह का केस हो जाता है। सुबह के टाइम वो आदमी रिसेप्शन पे आके कोई बात 2 मिनट की रिसेप्शनिस्ट के साथ करता है, जो कि मेल होता है रिसेप्शनिस्ट इस वक्त, और निकल जाता है। उसके बाद फिर आगे के सारे सीन के वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्या करते हैं, वो आता है। संजीव त्यागी एक और बात नोटिस करता है कि वो लड़की जब होटल में आती है और रूम में जाने के लिए रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ कर रही होती है तो थोड़ी सी हेजिटेंट लगती है। तो इस पे फीमेल पुलिस ऑफिसर कहती है कि शायद ये पहले कभी इस होटल में नहीं आई। जब वो फीमेल रिसेप्शनिस्ट से इंक्वायरी के दौरान पूछते हैं कि इसको पहले तुमने कभी इस होटल में देखा है, तो वो कहती है नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने इसको कभी नहीं देखा। अब बारी आती है मेल रिसेप्शनिस्ट की। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है नहीं, मैंने भी उस बंदे की शक्ल ठीक से नहीं देखी, ठीक से क्लियर नहीं है मेरे माइंड में उसकी शक्ल। जबकि संजीव त्यागी कहता है कि मैंने तुम्हें खुद सीसीटीवी फुटेज में उससे कुछ बात करते देखा है। वो कहता है मैंने बात की थी लेकिन मैंने ये कहा था कि आप लेफ़्ट वाली साइड से एग्ज़िट लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है राइट साइड पे, दैट्स इट, और मैंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा संजीव त्यागी और पुलिस आपस में डिस्कस करते हैं। उधर खाना गया है रूम में, जैसे कि शराब और बिरयानी वगैरह,
तो कोई ना कोई वेटर लेके गया होगा, तो उस वेटर को बुला के उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर से बंटी आ जाता है। तो बंटी से पूछा जाता है कि बंटी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उस रूम में गए थे। एनीवेज बंटी बताता है कि जब वो रूम में गया तो वो देख रहा था कि लड़की काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी। वहाँ पे भी आदमी ने मुंह पे टॉवल डाला हुआ था और बाल जैसे खुश कर रहे हैं इस तरह से वो कर रहा था। फीमेल जो थी वो खड़ी हुई थी आईने के सामने। उससे मैंने पूछा कि आपको कुछ और चाहिए है, तो उसने बोला कि नहीं और सुबह तक हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन एक चीज़ उसने नोटिस की कि टेबल के ऊपर एक ज़रा वल्गर सा मैगज़ीन पड़ा हुआ था। अब बारी आती है जी फोरेंसिक रिपोर्ट की। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि गला काटने से मौत वाक़या हुई है और इसके अलावा कलाइयों को भी काटा गया है। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं केस को। अभी तक हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि वो लड़की, सॉरी मैं जिसका नाम बताना भूल गई थी, इन द बिगनिंग ही उसने अपना नाम मोनिका बताया था। मोनिका का कत्ल हो गया है ये हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं और ऐसा है भी। लेकिन अभी तक पूरे शो में एक बार भी बताया नहीं गया कि लड़की का मर्डर हुआ है। सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ही पता चलता है कि लड़की का मर्डर हुआ है। एग्जीक्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। डॉक्टर बताता है कि किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मोनिका को कत्ल किया गया है और बहुत ही सफाई से किया गया है। संजीव त्यागी पूछते हैं कि क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या ये हो सकता है कि किलर का ताल्लुक मेडिकल से हो, यानी वो डॉक्टर हो। एंड डॉक्टर सेड में भी एक और बहुत वियर्ड बात जो डॉक्टर बताता है, आफ्टर डेथ लड़की के साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता है जो कि किलर की सिक मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अनूप सोनी की एंट्री होती है जो कि हमारे नरेटर हैं और आपको तो पता है उनकी नरेशन क्या कमाल होती है। वो बताते हैं कि इस तरह के जो साइकोपैथ किस्म के लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी सिक होती है और वो किस तरह से ख़वातीन को, लेडीज़ को ट्रैप करते हैं। डॉक्टर इस बात का भी डाउट शो करता है कि लड़की की आंखों पे जो स्कार्फ और हाथों में जो हथकड़ियाँ लगी हुई थी मे बी वो किलर साथ लेके आया था। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि लड़की सेक्स वर्कर हो और ये चीज़ें वो खुद ही अपने क्लाइंट की अजीबोगरीब डिमांड्स पूरी करने के लिए लेकर आई हो। अब संजीव दयाल सस्पेक्ट है मर्डर का, मोनिका के मर्डर का। सिटी फुटेज से ली हुई फोटो एक खबरी को देता है। वो खबरी कहता है कि सवाई दाढ़ी के इस बंदे का फोटो में कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये कौन है। लेकिन संजीव त्यागी कहता है ये एक साइको है और ढूंढो पता करो क्या कोई साइको एंटर हुआ है इस जगह पे। अब इसके साथ ही सूरत के पुलिस स्टेशन में एक लड़का आता है मनसूख नाम का, जो अपनी बहन के गुमने की रिपोर्ट करवा चुका होता है। वो पुलिस से पूछता है क्या आपने मेरी बहनोई से इन्वेस्टिगेशन की है। वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड पे मिसिंग लोगों में जिसकी पिक्चर लगी होती है वो और कोई नहीं मोनिका होती है, लेकिन यहाँ पे वो साड़ी में मलबूस होती है। नेक्स्ट सीन में सूरत का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे एक ऑपरेट हो रहा है। डॉक्टर अपने एक असिस्टेंट को डांटता है क्योंकि वो बहुत ही एब्सेंट माइंडेड लग रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और इवन वो इस ऑपरेट के बाद बाहर आकर थोड़ी सी ड्रिंकिंग भी करता है। इन्वेस्टिगेशन की मजीद डिटेल्स में जाएं तो पता चलता है सस्पेक्ट राहुल मल्होत्रा ने जो अपनी आइडेंटिटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया होता है वो फेक होता है और उसका एड्रेस सूरत का ही होता है। लेडी पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस प्रोस्टिट्यूट से बातचीत करती है जिसने फर्स्ट डे में ही मोनिका को बार में उस हुडी वाले आदमी के साथ नोटिस किया होता है। बताती है कि मोनिका इस फील्ड में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी मोनिका को नहीं देखा था। दूसरा, उसको ये चीज बहुत फील होती है कि शॉर्ट स्कर्ट पहनकर कौन अपनी टांगे छुपाता है। मीन्स टू से लड़की इस फील्ड में बिल्कुल नहीं लग रही। साथ ही वो बताती है कि हुडी वाले आदमी को वो ज्यादा नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि उनको ज्यादा आदत नहीं होती क्लाइंट्स को देखने की, क्योंकि उनको तकरीबन सभी क्लाइंट्स एक जैसे ही लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए लेडी पुलिस होटल की हाउसकीपर जो कि जरा एजड सी होती हैं उनसे बात करती है। वो कहती है कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि बंटी सर पे पाँव रख के, यानी कि वेटर बंटी सर पे पाँव रखकर भाग रहा है और इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे वो भागने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर बाकायदा कहा जाता है कि मेन सस्पेक्ट बंटी पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गया। यानी कि मुझे तो झटका लगा हैरत का, मेन सस्पेक्ट और बंटी, मगर हाउ? क्योंकि हाउसकीपर ने उसके बारे में बताया कि बंटी एक बहुत ही गंदा लड़का था, क्योंकि वो जब भी ऑर्डर लेके रूम्स में जाया करता था तो अपनी पॉकेट में कैमरा ऑन करके मोबाइल रख लिया करता था, जिससे वो लड़कियों की बहुत ही प्राइवेट किस्म की फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह निकाल के देखा करता था, बाद में मज़े किया करता था।
और उस दिन भी उसने मोनिका के रूम में जब खाना देने गया था तो वापसी पे ऐसे ही वीडियो देख रहा था। देखते हुए उसको हाउसकीपर ने देख लिया और उसने जब उसको डांटा तो बंटी उल्टा उसके गले हो गया। कहा बुढ़िया अपने काम से काम रखो वरना तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तो यानी इतनी सी बात पे क्राइम पेट्रोल वालों को लगा कि वो मेन सस्पेक्ट है। लेडी पुलिस उसके घर तक जाती है जहाँ पे वो रेंट पे रहता होता है, लेकिन पता चलता है कि वो वहाँ से भाग गया है। पुलिस उन तमाम हिस्ट्री शीटर्स जिन्होंने कभी ना कभी सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई क्राइम किया होता है उनकी अच्छे से ठुकाई लगाती है, मगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके अलावा पुलिस खबरियों की ड्यूटी लगा देती है कि ढूंढो राहुल मल्होत्रा और सस्पेक्ट बंटी को, मगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। केस के ज्यादातर क्लूज सूरत में मौजूद होते हैं। करते करते पुलिस सूरत पहुंच ही जाती है। रूम लेने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया जाता है उसके एड्रेस पे पुलिस पहुंच जाती है। वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्चुअली एक आदमी का होता है जो 2002 से पहले बना होता है। जब उस आदमी से पूछा जाता है कि ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो कहता है हाँ ये मेरा है और ये तस्वीर तो मेरे बचपन की है, यानी जब वो 18 साल का था। करते कराते पता चलता है कि दरअसल उस आदमी के अपने ही बेटे ने ये फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होता है अपनी सहूलत के लिए। उसका बाप अच्छी खासी उसकी ठुकाई लगाता है और पुलिस को बताता है कि ये कारनामा मेरे बेटे का है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसका नाम मनसूख बताया गया था और जो अपनी बहन गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाता है, वो अपनी माँ के साथ बैठ के बातचीत कर रहा है। कि माँ कहती है कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन का भी कसूर है, तुम्हारे जीजाजी प्रफुल्ल का ही कसूर नहीं है, उसको शादी से पहले ही प्रफुल्ल को सब कुछ बता देना चाहिए था। तो कहता है ये तो बहुत पुरानी बात है और साथ ही प्रफुल्ल साहब का कैरेक्टर भी सामने आ जाता है। अब ये एक नया कैरेक्टर एंटर होता है प्रफुल्ल का, जो एक शॉप चला रहे हैं थोड़े से डिस्टेंस पे। वो लड़का जो एक हॉस्पिटल में काम करता है और जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो बहुत ही परेशान भी था ड्यूरिंग ऑपरेशन और उसके बाद वो ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रहा था, वो उसकी दुकान के बाहर से गुजरता है जिसे प्रफुल्ल थोड़ा नोटिस भी करते करते इंस्पेक्टर संजीव त्यागी के पास सूरत के पुलिस स्टेशन से एक तस्वीर मौसूल होती है जो कि एक जिग्ना नाम की लड़की की होती है जो एक माह पहले गुमशुदा हो चुकी होती है। संजीव त्यागी और लेडी पुलिस दोनों ही हैरान हो जाते हैं ये देख के कि जिग्ना दरअसल मोनिका होती है। इस तरह से ये लोग मोनिका के घर जाते हैं, उसकी तस्वीर दिखाते हैं जिससे वो पहचान जाते हैं कि ये उनकी बेटी है, लेकिन वो हैरान होते हैं कि स्कॉट की गेटअप में मुंबई में क्या कर रही है जबकि ये तो एक माह पहले से गुमशुदा है। पुलिस उनको मोनिका की यानी जिग्ना की डेड बॉडी की पिक्चर दिखाती। उसके बाद बारी आती है प्रफुल्ल की। प्रफुल्ल को बताया जाता है जो कि बहुत रोता धोता है और उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा और जिग्ना का आपस में क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जिग्ना के भाई ने बताया था कि वो अपनी गुमशुदगी से एक माह पहले तुमसे लड़के अपने घर वापस आ गई थी, तो क्या वजूहात थी। प्रफुल्ल बताता है कि शादी के पहले 2-3 माह तक तो जिग्ना बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर वो बिल्कुल तब्दील सी हो गई। अब वो तब्दीली क्या है ये जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, बल्कि शायद आप हैरान ना हो लेकिन मैं तो बहुत हैरान हुई। इस सब में जिग्ना की कोई भी गलती मेरे ख्याल में से नहीं थी। अब वो जिग्ना से हर वक्त कपुलेट होने के बारे में सोचता रहता था, बट जिग्ना उस वक्त मूड में नहीं थी। शी सेड कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, कपुलेट करना नहीं चाह रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है। अक्सर ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बेड ही नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा रिलैक्स, कंफर्टेबल, अच्छा माहौल चाहती हैं। और अगर वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल रिलैक्स होती हैं तभी कपुलेट कर पाती हैं, और जिग्ना भी उन्हीं लड़कियों में से एक लगती थी। मगर ये बात उसको बहुत ही अजीब लगी, वो उसको फोर्स करने लगा। जब उसने कहा कि भी मैं कोई सेक्स वर्कर नहीं हूँ, मेरी तुमसे शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब तुम्हारा मन चाहे तुम मुझे फजूल में फ़ोर्स कर सकते हो। तो उसने जिग्ना के ऊपर हाथ उठाया जिस पे जिग्ना नाराज़ होकर अपने घर वापस चली गई। सबसे अच्छी बात जिग्ना की मुझे ये लगी कि जब प्रफुल्ल ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वो भी चुप करके नहीं बैठी, उसने भी आगे से खींच के एक लगाई। ही सेड कि वो इसके बाद जिग्ना के साथ एक बार मिला भी बाहर, उसने कई बार फ़ोन करके माफ़ियाँ भी मांगी, मगर जिग्ना नहीं मानी। जब वो उससे लास्ट टाइम मिला तो उसने जिग्ना से कहा प्लीज़ घर वापस आ जाओ। जिग्ना ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन टाइम आने पे बताऊंगी, और अभी मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। दूसरा ये कि मेरे फादर मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया करते थे जो मुझे पसंद नहीं था, और मैं ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी कि तुम भी मुझ पर इस तरह से हाथ उठाओ। इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि जिग्ना को थम्स अप करना चाहिए, और ऐसी लड़कियाँ जिनको
अपने बारे में, अपनी कंफर्ट लेवल के बारे में पता है, उनके लिए तो वाक़ई थम्स अप। ना कहने का आपके पास राइट है और आपको कहना चाहिए। और प्लीज़ एंड पे मैं आपको एक सजेशन दूँगी स्पेशली गर्ल्स को, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है कि जिग्ना ने जो बात तुम्हें बतानी थी वो क्या थी? उसने कहा मैं उससे लास्ट टाइम बस तभी मिला था, उसके बाद मुझे उसके भाई ने फ़ोन किया कि जिग्ना आपके घर पहुंच गई है, 2 दिन पहले से वो आपके घर जाने के लिए निकली है। तो मैंने बताया कि वो नहीं निकली। जब उन्होंने पूछा कि तुम 26 तारीख को कहाँ थे, तो उसने कहा मैं अपने घर पे मौजूद था। जिग्ना के भाई ने पुलिस को बताया कि जब जिग्ना लड़ाई करके अपने घर वापस आई तो उसकी मां ने बहुत हंगामा खड़ा किया, क्योंकि उसका कहना था कि जिग्ना को शादी से पहले ही प्रफुल्ल को रवि के बारे में बता देना चाहिए था। एक्चुअली रवि जिग्ना का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो काफ़ी सीरियस थी, लेकिन उनका शादी से 1 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। ये बात सुन के प्रफुल्ल बहुत हैरान होता है कि जिग्ना का कोई बॉयफ्रेंड भी था और उसने उसको क्यों नहीं बताया, और उसके घर वालों ने भी उसको क्यों नहीं बताया। अब रवि की एंट्री होती है। रवि वो ही मेल नर्स होता है जो बहुत डिस्टर्ब दिखता होता है, जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जब रवि से पूछताछ की जाती है जिग्ना के बारे में कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, क्या हुआ, तो वो बताता है कि दरअसल हम लोग काफ़ी सीरियसली एक दूसरे में इन्वॉल्व, और ये 5 साल पहले की बात है जब जिग्ना कहीं और रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के मामले में भी काफ़ी सीरियस थे। जिग्ना दरअसल अपनी माँ की नी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे उसकी रवि से मुलाकात होती है। रवि और वो शादी करने वाले होते हैं, लेकिन जिग्ना के फादर की डेथ हो जाती है और उसकी माँ को बहुत जल्दी होती है जिग्ना की शादी करने की। लेकिन रवि का मकसद अपना करियर बनाना होता है, वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं होता। दूसरा, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो बाहर अब्रॉड यूएस चला जाए, जहाँ पे मेल नर्स की काफ़ी वैल्यू थी, और अगर वो किसी अमेरिकन नेशनल से शादी करता है तो उसको जॉब लेने में और करियर बनाने में काफ़ी सहूलियत मिल सकती थी। तो वो जिग्ना को बता देता है और जिग्ना का और उसका इस तरह से ब्रेकअप हो जाता है। वो काफ़ी अरसे तक एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहते। लेकिन फिर 1 साल पहले वो जिग्ना से मिलता है। जब वो मिलते हैं तो उसको पता चलता है कि जिग्ना हैप्पीली मैरिड है। जिग्ना उसको बहुत समझाया करती है कि तुम अपना ख्याल रखो। वो बताता है जिग्ना को कि वो यूएस चला तो गया, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, और पिंकी के साथ भी उसकी कुछ जमी नहीं और उनका डाइवोर्स हो गया और वो वापस आ गया। अब इस बीच में वो बहुत ड्रिंकिंग करने लग जाता है। जब उसे पता चलता है कि जिग्ना की शादी हो चुकी है, जिग्ना उसे बहुत समझाती है कि इस तरह से मत करो। वो कहता है कि प्लीज़ दोबारा से हम लोग एक दूसरे के साथ पहले वाले ताल्लुकात कंटिन्यू करते हैं, जिस पे जिग्ना उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती। अब दूसरी तरफ की स्टोरी भी सुनते हैं। दूसरी तरफ 3 इम्पॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि 26 अगस्त को जिग्ना एयर मुंबई गई थी। दूसरा, बंटी पकड़ा जाता है। और तीसरी अहम बात, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो किसी लड़के ने अपने बाप के नाम पे जाली बनवाया होता है, उसने कहाँ से फ़ोटोकॉपी करवाई वो भी पता चल जाता है। बंटी की जब ठीक ठाक ठुकाई लगाई जाती है तो बंटी के पास वो वीडियो मिल जाता है जो उसने जिग्ना का उस दिन बनाया होता है जिग्ना के रूम में। वो वीडियो इंस्पेक्टर को फौरी तौर पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। साथ ही ये पता चल जाता है जाली ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रफुल्ल की फ़ोटोकॉपी की शॉप, जहाँ पे वो स्टेशनरी भी बेचता है, वहाँ से करवाई जाती है। इंस्पेक्टर जब वीडियो देखता है जो उसको बंटी की तरफ से मिलती है, तो वो उसमें उस आदमी को जो तौलिए में अपना सर लपेटता है उसकी पीठ को देख लेता है। अब जब वो पीठ को देखते हैं तो उसकी पीठ के ऊपर एक निशान होता है। अब जनाब सारी बातें पूछताछ करके प्रफुल्ल के कपड़े उतरवा के उसको चेक किया जाता है, तो प्रफुल्ल की बैग के ऊपर वो निशान मिलता है। तो अब आती है स्टोरी एग्जैक्टली सामने। जो स्टोरी प्रफुल्ल ने बताई होती है वो दरअसल थोड़ी सी चेंज होती है। हकीकत ये होती है कि प्रफुल्ल पीछा कर रहा होता है जिग्ना का। तो जिग्ना को जब वो देखता है रवि के साथ तो उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ करता है, और वो बताती है कि ठीक है, मेरा रवि के साथ पास्ट में अफेयर था। वो कहता है क्या तुम्हारा उसके साथ फिज़िकल अफेयर भी था? वो कहती है मैं उसको लेके बहुत सीरियस थी, इसलिए हमारे दरमियान फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी था, जिस पे वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और उनके दरमियान में बहुत तू-तू मैं-मैं हो जाती है और जिग्ना घर छोड़कर चली जाती है।
इसके बाद उन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है और जिगना लिटरली उसके घर ही आ रही होती है जब वो उससे मिलती है। लेकिन वो कहता है कि उसकी तो एक फैंटेसी है और सीक्रेट फैंटेसी है जो उसको पूरी करनी पड़ेगी, और वो ये है कि वो चाहता है कि जिगना उसको किसी होटल में, मुंबई टाइप की जगह में एक एस्कॉर्ट के रूप में मिले। एक्चुअल अपनी जो फैंटेसीज़ हैं वो उसके साथ शेयर करता है। जिगना उसकी बातों में आ जाती है और इस तरह से जिगना का मर्डर हुआ और इस तरह से प्रफुल्ल पकड़ा गया। तो गर्ल्स के लिए सबसे पहले मेरी एक सजेशन है, आपका हस्बैंड या कोई भी रिलेशनशिप आपका हो जहाँ पे आप देखें, आप फील करें कि कोई इंसान बहुत ही सेक्सुअली ऑब्सेस्ड लग रहा है, तो मेंटली डेफिनेटली सिक होगा, उससे फौरी तौर पे दूर हट जाएं। दूसरा, अगर आपका हस्बैंड है तब भी आपको नो कहने का पूरा राइट है, और इस तरह की जिनकी सेक्सुअल फैंटेसीज हैं दे आर मेंटली सिक, तो काइंडली फौरी तौर पे उनसे किनारा कशी कर लें। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, लड़कों को भी कभी कभी इस तरह की लेडीज टकर जाती हैं जो कि इस तरह से सेक्चुअली ऑब्सेस्ड होती हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो मेंटली सिक होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इस तरह के बुरे लोगों से बच के रहें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा।